फ्रेंड्स, एमजीएल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली अभी एक वैकेंसी आई है सीआरपीएफ के बारे में। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे। सीआरपीएफ के अंदर एक वैकेंसी आई है जो कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी दी है, लेकिन अपन बात करेंगे केवल स्टाफ नर्स की वैकेंसी के लिए। इसके अंदर जो पोस्ट आपको मिलेगी वो मिलेगी सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट मिलेगी, और ये जो पोस्ट है मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20/7/2020 इसका स्टार्टिंग डेट है, और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 31/8/2020। इसमें यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट भी दे रखा है। तो यहाँ इसका जो एग्ज़ाम होगा उसकी जो डेट यहाँ पे दे रखी है वो है 20 दिसंबर 2020, यानी कि 20/12/2020 को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और यहाँ पे क्या जो पोस्ट का जो मिलती है वो भी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे मिलती है। ये देखिए जहाँ पे जो दी गई है ये है सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट मिलती है। और इसके अंदर जो वैकेंसियाँ दी गई हैं वो हैं टोटल वैकेंसी 175 वैकेंसी यहाँ पे हैं, जिनके अंदर से 81 वैकेंसी जो है अनरिजर्वाइड कैटेगरी के लिए रखी हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड हैं। और जो 40 जो सीट हैं वो हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी के लिए यहाँ पे 26 सीट रखी गई है, एसटी के लिए 11, और ईडब्ल्यूएस जो होते हैं यानी कि इकोनॉमिकल वीकर कैंडिडेट्स जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 17 यहाँ पे वैकेंसी रखी गई हैं। यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं लेकिन उनकी वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए से कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं उनके पास। लेकिन इसका ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट बनता है वो होना चाहिए, तो वो लोग इसके अंदर आएंगे। और उनके लिए अलग से पोस्ट रखी गई है, 17 पोस्ट उनके लिए रखी गई है। तो टोटल 175 यहाँ पे पोस्ट है। बहुत ही अच्छा ये वैकेंसी है, और पोस्ट भी बहुत अच्छी मिलती है इसके अंदर सीआरपीएफ के अंदर। यहाँ पे बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यहाँ पे 12th पास होना चाहिए। उसके बाद में उसके पास क्या होना चाहिए, 3.5 साल का जो कोर्स होता है जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो उसका एक जो सर्टिफिकेट होता है वो डिप्लोमा होता है वो उनके पास होना चाहिए। इसके साथ में ही यानी कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर होने चाहिए, जो आरएम नंबर होते हैं वो नंबर होने चाहिए आपके, जो कि सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल से या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होने चाहिए, यानी आईएनसी या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के से रजिस्टर्ड होने चाहिए, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एज का क्राइटेरिया दे रखा है। तो देखिए एज का जो क्राइटेरिया यहाँ पे कि 30 साल से कम उनकी उम्र होनी चाहिए। जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है उसकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए जब वो अप्लाई कर रहा है, यानी कि जो लास्ट डेट इसकी भरने की है इस लास्ट डेट को उसकी जो एज है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि 30 साल से एक भी दिन ज़्यादा है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, वो जो कि एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, या फिर जो एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं और भी कई सारी वैकेंसी यहाँ पे निकली हैं। फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की निकली हैं, लेकिन अपन केवल किसकी बात करेंगे, स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में ही बात करेंगे। ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके भी इसे देख सकते हैं, www.crpf.government.in। यहाँ पे जाके भी आप इसे देख सकते हैं, www.crpf.government.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। जब आप पोस्ट अप्लाई करोगे तो उसमें आपको देखना पड़ेगा जो अपनी जो पोस्ट है वो ग्रुप बी में आती है, और पोस्ट मिलती है सब इंस्पेक्टर की। और जो देखिए स्टाफ नर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये स्टाफ नर्स में जो इसका कोड यहाँ पे है वो है 02 पोस्ट कोड, जो यहाँ पे है 02 पोस्ट कोड है। यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो उसमें जो कोड भरना पड़ेगा आपको, तो वो क्या भरना पड़ेगा, 02। इसके अंदर देखिए क्या होना चाहिए, यानी इंडियन सिटीजनशिप उसके पास होना चाहिए, यानी इंडिया का रहने वाला वो होना चाहिए। यदि वो
नेपाल, भूटान आदि कंट्रियों से बिलोंग करता है तो उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया हो। उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि ये भारत का मूल नागरिक है, तो वह भी इसे अप्लाई कर सकता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे एज के अंदर रिलैक्सेशन की। तो देखिए यहाँ पे अनरिजर्वाइड कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज के अंदर, जबकि एसटी और एससी के लिए यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और ओबीसी और एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ओबीसी और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जो एससी एसटी वाले हैं वो 35 साल तक इसे भर सकते हैं, और जो ओबीसी या एक्स सर्विसमैन हैं वो इसे 33 साल तक भर सकते हैं, जबकि अनरिजर्वाइड वाले इसे 30 साल तक ही भर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए, तो देखिए यहाँ पे एसआई में स्टाफ नर्स यानी कि स्टाफ नर्स को जो पोस्ट मिलती है एसआई सब इंस्पेक्टर, तो इसके अंदर देखिए क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स उसके लिए होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हाइट, चेस्ट वगैरह यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। तो हाइट कितना होना चाहिए और चेस्ट कितना होना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पे देखिए अनरिजर्वाइड कैटेगरी ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट दी गई है मेल कैंडिडेट के लिए वो है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर उस कैंडिडेट्स की हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो ही इस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल होगा। साथ ही अब बात करते हैं चेस्ट की। तो चेस्ट भी जो एससी, ओबीसी और जो अनरिजर्वाइड कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट रखी गई है, चेस्ट जो है वो है 80 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी कि 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 80 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए और एक्सपेंशन के बाद 85 यानी 5 सेंटीमीटर उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, वो मेल कैंडिडेट के लिए है। बाकी फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है चेस्ट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब एंड हिल्स पीपल्स जो हिल्स एरिया में रहते हैं उनके लिए यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया है। तो जो एसटी कैटेगरी के पीपल्स हैं उनके लिए जो है मेल कैंडिडेट है उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर रखी गई है, जबकि फीमेल कैंडिडेट हैं जो एसटी में बिलोंग करती है उनके लिए यहाँ पे हाइट रखी गई है 150 सेंटीमीटर। और जो हिली एरियाज़ में स्पेसिफिक एरियाज़ में आते हैं जैसे कि ये यहाँ पे दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन रीजन्स में अंदर आते हैं, और किसी यूटी के अंदर आते हैं, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। तो उनके जो मेल पीपल्स हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए जो यहाँ पे जो हाइट रखी गई है वो है 155 सेंटीमीटर। तो ये इनके अंदर रिलैक्सेशन है। बाकी इसमें चेस्ट के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया गया है, चेस्ट के अंदर भी रिलैक्सेशन दिया गया है। जो शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी में बिलोंग करते हैं उनके लिए जो मेल पीपल्स हैं जो उनके लिए चेस्ट रखी गई है 76 to 81 सेंटीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर मिनिमम, और एक्सपेंशन के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन उसमें होना चाहिए। बाकी जो इन एरियाज़ में बिलोंग करते हैं स्पेसिफिक एरियाज़ में बिलोंग करते हैं मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड कश्मीर का जो यूटी रीजन है उसके अंदर, तो वहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पे चेस्ट दिया गया है मेल पीपल्स के लिए वो है 78 से 83 सेंटीमीटर, यानी कि 78 to 83 सेंटीमीटर वहाँ चेस्ट का होना चाहिए। 78 सेंटीमीटर मिनिमम और आफ्टर एक्सपेंशन 83 होना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर्स की। तो यहाँ पे देखो एग्जामिनेशन सेंटर्स दे रखे हैं, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर एंड पालीपुरम, ये सेंटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो देखिए इसके अंदर जो फीस है वो कितनी लगेगी,
जो अनरिजर्वाइड कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आते हैं, उनके लिए जो यहाँ पे फीस है वो है 200 रुपये। जबकि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं और फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए जो है कोई फीस यहाँ पे नहीं है, उनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर बात करते हैं इस जो ये बैंक ड्राफ्ट बनेगा तो वो किसके नाम से बनेगा। बैंक ड्राफ्ट से आपको ये फीस जमा करवानी होगी। तो देखिए जो बैंक ड्राफ्ट बनेगा वो आपका CRPF भोपाल पेबल एट SBI बंगरसिया इसके नाम पे रहेगा। जो इसका सेंटर यहाँ पे है DIGP ग्रुप सेंटर, इसके फेवर में बैंक ड्राफ्ट बनेगा। फिर बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, भरना कैसे है। तो ये फॉर्म आपका एक ऑफलाइन फॉर्म रहेगा, उसे आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म आपको इसकी साइट पे मिल जाएगा और आपको मैं भी बता दूंगा। अब देखिए ये फॉर्म में आपको क्या है, फॉर्म को भर के इसे आपको जो लास्ट डेट जो है फॉर्म की उससे पहले पहले भर के इसको बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड आपको जमा करवाना होगा। या तो आपको बाई पोस्ट या फिर बाई हैंड इसे जो इसका जो सेंटर दिया गया है वहाँ पे जमा करवाना होगा। तो इसका कहाँ पे इसको सेंड करना है, स्पीड पोस्ट कहाँ करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो ये फॉर्म है अच्छे से भर के इसके साथ में इसमें 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ रखने होंगे और इसके साथ में ही जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उनकी फ़ोटोकॉपी इसमें रखना, एनवेलप के अंदर रखना है और उसके ऊपर आपको एड्रेस जो है उसको लिखना है। इसके बाद में एक स्टाम्प के साथ इसे भेजना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्ट साइट स्टाम्प इस पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो है नेम लिखना पड़ेगा एग्जामिनेशन का, कि क्या नाम है एग्ज़ाम का, किस पोस्ट के लिए आप लगा रहे हो। जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2020, यह आपको उस पर लिखना होगा। फॉर्म के ऊपर आप जो एनवलप है, एनवलप के ऊपर आपको ये लिखना होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। इसके बाद में आपको उसको कहाँ भेजना है, इस एड्रेस पे भेजना है। DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंगरसिया तालुक हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP। और जो इसके पिन कोड नंबर हैं वो हैं 462045। तो इस सेंटर पे आपको इसे भर के भेजना होगा। या तो बाई हैंड आप जमा करवा दो या फिर स्पीड पोस्ट आपको करना होगा इस सेंटर पे। ध्यान रखना फॉर्म को अच्छे से भरना है। उसके साथ में 2 फोटोकॉपी, 2 जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो हैं वो रखना है। उसके साथ में ही आपको उस एनवलप के ऊपर ये लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, ये आपको लिखना है और इस एड्रेस पे भेजना है। इसके साथ में आपको क्या करना है, जब एप्लीकेशन भरते हैं, फॉर्म जब आप भरोगे उसी टाइम आपको 2 सिटी चूज करनी पड़ेंगी, यानी कि 2 एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने पड़ेंगे। तो वो आपको कंफर्म कर लेना है और फिर ही उसमें डिसाइड करके लिखना है। उन्हीं सेंटर पे क्या होगा, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में इसमें मोबाइल नंबर और ईमेल ID वैलिड होनी चाहिए ताकि आपसे संपर्क किया जा सके। और इसके लिए आप इसकी जो वेबसाइट है इसको रेगुलर चेक करते रहिए, www.crpf.government.in। इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और जो ये फॉर्म दिया गया है वो भी आपको मिल जाएगा। उस फॉर्म को कैसे भरना है मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके अंदर एक PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ASI पोस्ट के लिए क्या क्या इसमें करवाया जाएगा। तो यहाँ पे रेस होगी, जो रेस होगी वो 1 मील दूरी होगी रेस की, जो कि टाइम होगा 7.5 मिनट रहेगा। यानी कि 7.5 मिनट के अंदर आपको 1 मील की दूरी तय करनी होगी मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। उसके लिए सभी के लिए जो रेस है, रेस का क्राइटेरिया यही रहेगा।
1 मील का मतलब है 1600 मीटर। 1600 मीटर जो रेस है वो आपको 7.5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, 7.5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। जबकि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रेस है 800 मीटर की होगी, जो कि 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। जब फिर दूसरा आता है लॉन्ग जंप की, तो लॉन्ग जंप जो है 10 फीट का लॉन्ग जंप होगा, उसमें 3 चांस दिए जाएंगे मेल कैंडिडेट को। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो दूरी होगी वो भी 6 फीट की दूरी होगी और उसको भी 3 चांस इसमें दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करते हैं तो हाई जंप है जो मेल कैंडिडेट के लिए रहेगा 3 फीट का हाई जंप रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाई जंप रहेगा वो रहेगा 2.5 फीट का। तो ये पीईटी के अंदर ये सब चीजें होंगी, रेस, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। इसके बाद बात करते हैं अपने इसके रिटर्न एग्जाम की। तो देखिए रिटर्न जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 100 नंबर का पेपर आएगा, 2 घंटे के अंदर पूरा करना होगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसको। तो पार्ट ए जो है इसके अंदर जो आएगा 50 नंबर के क्वेश्चन, और पार्ट बी भी 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 50 ही क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। पार्ट ए के अंदर बात करें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग आएगी। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन ही जनरल अवेयरनेस यानी जीके के आएंगे, करंट अफेयर्स के जो है 10 क्वेश्चन उनके आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स आएंगे यहाँ पे, यानी मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे 15 क्वेश्चन। इसके बाद में आप देखिए इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ये ऑप्शनल रहेगा। आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश चूज करोगे तो इंग्लिश के, ये भी 15 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप बी, यानी पार्ट बी जो है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, वो कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे। यानी कि आप स्टाफ नर्स की यदि दे रहे हो तो नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 50 क्वेश्चन इसके आएंगे। और इसके बाद में भी यहाँ पे दे रखा है, क्राइटेरिया दे रखा है। तो देखिए अनरिजर्वाइड कैटेगरी के लिए जो है, यानी कि 50% क्वालिफाइड मार्क्स हैं, 50% मार्क्स उनको लाने हैं तब वो क्वालिफाइड माना जाएगा। जबकि एक्स सर्विसमैन, SC ST और OBC के लिए जो है क्वालिफाइड मार्क्स हैं 45% मार्क्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा 45% क्वालिफाइड मार्क्स SC ST OBC व एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। जबकि अनरिजर्वाइड कैटेगरी के लिए या EWS कैटेगरी के लिए जो है दिया है यहाँ पे क्वालिफाइड मार्क्स वो हैं 50%। जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, यानी कि ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के अंदर कुछ चीज़ें वो चेक करेंगे, जैसे रूटीन जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा वो करेंगे। टैटू वगैरह बॉडी पे नहीं होने चाहिए, इसके साथ में कोई ऐसी डिजीज नहीं होनी चाहिए जैसे कि लो स्टैंडर्ड विजन है, ओटाइटिस मीडिया, डीफनेस, लॉस ऑफ डेवैक टीथ, like that, abnormal gait, ear wax, deviation of nasal septum, undersized chest, piles, tonsillitis, ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी, ये सब चीज़ें उनको नहीं होनी चाहिए। ओवरवेट या अंडरवेट, ये सब प्रॉब्लम्स उसको नहीं होनी चाहिए। तो ये सब वो आपके उसमें मेडिकल में देखा जाएगा। एपिलेप्सी, हर्निया, हाइड्रोसिल, फिमोसिस, गायनेकोमेस्टिया, तो ये सब मेडिकल कंडीशन है जो नहीं होनी चाहिए, तो ही वो फिट मानेंगे इस पोस्ट के लिए। जो इनकी विजन साइट है वो 6/6 होनी चाहिए, 6/6 विजन होना चाहिए, यानी कि स्पेक्स वगैरह नहीं लगे हुए होने चाहिए। यदि स्पेक्स को हटाते हैं तो 6/9 उसका विजन होना चाहिए, तभी वो इसमें एलिजिबल रहेगा। अब बात करते हैं अपने इसके फॉर्म की। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका फॉर्म है, इस टाइप का आपको ये फॉर्म मिलेगा। और इस फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पे 2 सेंटर चूज करने होंगे, एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने होंगे। जो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए होंगे, पोस्ट का नाम लिखना होगा ऊपर ही ऊपर, इधर आपको फोटो लगाना होगा,
फिर आपकी डिटेल, पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरनी होगी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वैलिड यहाँ पे भरना है आपको। इसके बाद यहाँ पे हाइट वगैरह सब चीज़ें आपको लिखनी है, चेस्ट, ठीक है, अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड, ये सब आपको इसमें भरना है, आप एक सर्विसमैन हो या नहीं हो, ठीक है, ये सब आपको इसके अंदर फॉर्म में भरना है। यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे लिखी जाएगी, 10th में कौन सी ईयर में पास किए, कौन सा नाम था स्कूल कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का क्या नाम है, और यहाँ पे स्टेल नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, कितने नंबर आपको यहाँ पे मार्क्स मिले हैं 12th का। इसी तरह से आपकी जैसे ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसके लिए, या फिर जो आपने कोर्स किया है जीएनएम बीएससी उसके लिए यहाँ पे लिखना है, परमानेंट एड्रेस आपका लिखना है, और यहाँ आपको साइन करने हैं। इसके साथ ही ये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, ये भी आपको फिल करना है, यहाँ पे भी आपको साइन करने हैं और डेट लिखनी है। ये सब लिख के ये फॉर्म भर के इसके साथ में 2 फोटो लगा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th और आपकी मार्कशीट, जैसे 10th 12th की मार्कशीट, इसके साथ में ही आपका जो डिप्लोमा है उसका फोटोकॉपी, और उसके साथ में जो आपका आरएनसी या आईएनसी या फिर कोई भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्टर्ड नंबर है उसका फोटोकॉपी इसमें लगा के और उसके एनवेलप के अंदर रख के भेजना है, जो एड्रेस मैंने बताया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको मैं आगे बता दूंगा, ये जब इस फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो इसे ऑनलाइन कैसे भरा जाए, यानी कि मोबाइल से आप इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको फिल कर सकते हैं, और इसकी जो साइट है www.crpf.government.in पे आप जाइए, वहाँ पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। इसके बारे में भी मैं बता दूंगा कि ये फॉर्म वहाँ कैसे मिलेगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।